नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और जैसा कि आज़ादी के जश्न का माहौल है, पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी में लगा हुआ है और हम अपने चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें सिवान का क्या महत्वपूर्ण रोल था। सिवान जहां देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, वहीं आपको बता दें कि सिवान का ही एक प्रखंड है महाराजगंज। यहाँ भी बहुत से लोगों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और उन सारे लोगों में एक हैं आपको जिनकी मूर्ति के पीछे हम लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये उमाशंकर प्रसाद हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद देश आज़ाद हुआ। लेकिन उस आज़ादी की कीमत बहुत सारे लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया था। उमाशंकर प्रसाद के लिए कहा जाता है कि बहुत कुछ कहानियां हैं और उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। उन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति हैं, उनके पोते हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उमाशंकर बाबू जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसी थी और किस तरह से उन्होंने उस लड़ाई को अंजाम दिया था, क्या क्या हुआ था। तो उमाशंकर ये सारी कहानी उनके पोते प्रमोद रंजन, जो पेशे से पत्रकार भी हैं, और ये सौभाग्य है उमाशंकर प्रसाद जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पोता होने का इन्हें गर्व हासिल है। और दूसरी बात ये कि ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ कि अगर पोते का जन्म होता है तो कहा जाता है कि दादा का पुनर्जन्म होता है। तो आज हम यही सब पड़ताल करेंगे कि उमाशंकर प्रसाद की जीवनी पे उन पलों को जो आज तक कोई नहीं जानता है, जिसे हम आज प्रमोद रंजन से पूछेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि प्रमोद रंजन जी, आप उमाशंकर प्रसाद जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कई किस्से कहानियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण कहानी हम आज आपसे जानना चाहते हैं। तो पहला हमारा सवाल यही होगा कि उमाशंकर बाबू जब जीवित थे, ये लड़ाइयाँ चल रही थी, आप भी उनके गोद में खेले हुए हैं, आपका और उनका क्या संबंध था? देखिए, मेरा और उनका रिश्ता जो आपने पहले ही कहा है कि एक दादा का जब पोता जब गोद में खेलता है तो लोग इस तरह भी कहता है कि वो सूद से ज़्यादा बढ़िया ब्याज होता है, कि वो पोता को देखकर बड़ी प्रफुल्लित होते थे। 3 भाई हम लोग थे और तीनों ने दादा का सानिध्य पाया। ये हमें गौरव की बात है हमारे लिए कि हम तीनों उनके गोद में खेले हुए हैं। उनके साथ हमने एक लंबा जीवन व्यतीत किया है। आखिरी क्षण में भी जब उनकी मौत पटना पीएमसीएच में हुई थी 1985 में, और संजोग कहिए कैलाश जी कि वो भी 15 अगस्त की सुबह ही थी, तो मैं भी पटने में ही था। पिताजी थे, मेरे बड़े भैया विनोद रंजन है, वो थे वहाँ, सब लोग वहाँ मौजूद था और उनकी मौत हुई थी। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक तो वो बड़े ही गंभीर थे, बहुत कम बातें करते थे, लेकिन आत्मविश्वास उनका बहुत था। अगर कोई निर्णय वो ले लेते थे तो उससे वो पीछे नहीं हटते थे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़ जाए। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आज आपको बताऊंगा कि उनका जन्म 1903 में हुआ था और जिस विद्यालय में के परिसर में आज आप और हम बैठे हुए हैं, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी उम्र मात्र 28 साल की थी और वो युवा थे। लेकिन एक दर्द उनके सीने में हमेशा रहता था कि वो छपरा जिला स्कूल पढ़ने जाया करते थे। तो महाराजगंज से आप स्वाभाविक है कि 50 किलोमीटर जाना, 55 किलोमीटर जाना और रोज़ लौट कर आना, तो यह उन्हें खटकता था कि हम जाते हैं, मैं तो संपन्न परिवार से हूँ या व्यवसायी परिवार से हूँ, मैं चला जाता हूँ,
वो लोग कैसे जा पाएंगे जिनके पास अपना कुछ नहीं है, चाहे वो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। तो ये होता था कि बहुत सारे बच्चे शिक्षा अपनी तामील नहीं पूरा कर पाते थे, शिक्षा उनको नहीं मिलती थी, तो ये खटकता था। तो उन्होंने आकर अपने घर में एक प्रस्ताव रखा कि मैं महाराजगंज शहर में अपनी ज़मीन है ही, मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूँ। स्वाभाविक है कि व्यवसायिक परिवार से आते थे, लोगों को, उनके बुजुर्गों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उनका ये कहना था कि व्यवसाय करना चाहिए, हमारा पेशा व्यवसाय करना है। लेकिन वही कहा जाता है कि जिसको आगे बढ़ने की ललक हो या जिसको कुछ करने की ललक हो, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो वही चीज़ उमाशंकर प्रसाद थे। उन्होंने कहा, घर में विद्रोह कर दिया इस बात के लिए, कहा कि नहीं मैं स्कूल बनाऊंगा। यहाँ तक कि उनके पिता पुत्र में 2-4-5 दिन तक बोलाचाली बंद हो गया। वो अपने जिद पर अड़े रहे कि मैं स्कूल बनाऊंगा। आखिरकार उनके चाचा ने उनको समझाया, अपने बड़े भाई को, घर की महिलाओं ने समझाया, तो ये बात हुई कि चलिए स्कूल बनेगा। तो उस समय अंग्रेज़ी हुकूमत थी, ज़मींदारी प्रथा थी, बहुत सारी बातें थीं। तो जब उन्होंने स्कूल बनवाया तो उस समय भी उनको काफ़ी खासा लोकल विरोध भी झेलना पड़ा था। लेकिन अंततोगत्वा लोगों को भी ये लगने लगा कि अगर उमाशंकर प्रसाद एक विद्यालय की स्थापना कर रहे हैं तो यहाँ के बच्चे अगल बगल के 10 उनको पढ़ने की सुविधा हो जाएगी। अगल बगल 10-20 किलोमीटर के बच्चे जो छपरा जाते हैं, वो या भीएमएची में जाते हैं, या बगल में गोड़िया कोठी था वहाँ लोग जाते थे, तो वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, महाराजगंज में पढ़ेंगे। तो उन्होंने अपनी निजी भूमि पर निजी कोष से, एक चीज़ और बता दूं कैलाश जी कि ये जज्बा ही कहिए कि इस विद्यालय के निर्माण में 1 रुपया किसी का चंदा नहीं है। उन्होंने अपने निजी कोष से अपनी निजी भूमि पर इस विद्यालय का निर्माण कराया। और विद्यालय बनने का कारण ही था कि अंग्रेजी हुकूमत के आंखों पर वो चढ़ गए। कारण ये था कि देश गुलाम था। अंग्रेजी हुकूमत को ये लगने लगा, जब विद्यार्थी यहाँ आने लगे और इस विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाने लगा, देशभक्ति क्या बात बताया जाने लगा कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ादी चाहिए। ये भी एक खबर है कि उस समय जब अंग्रेज़ों से लोग लड़ रहे थे, महाराजगंज के थाना वगैरह को, यहाँ लाइब्रेरी वगैरह को लोगों ने आग लगा दिया था। तो ये पूरी कहानी क्या है? उस समय उमाशंकर बाबू कहाँ थे? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब अंग्रेजी हुकूमत को ये लगा कि यहाँ से देशभक्ति का पाठ ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, शिक्षा कम देकर देश को आज़ाद कैसे किया जाए, उमाशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ये किया जा रहा है, तो उन्होंने अचानक धावा बोलकर उमाशंकर प्रसाद हाई स्कूल में अंग्रेजी फ़ौज ने लाइब्रेरी में आग लगा दी और उसको जला दिया। और जलाने के बाद उमाशंकर बाबू विचलित नहीं हुए, वो अपना काम करते रहे, देशभक्ति का जो काम था, आंदोलन का काम था, करते रहे। उसके बाद एक बड़ा सा व्यवसाय था हम लोग का, मेन रोड पर किराने की दुकान थी, उस किराने की दुकान को टॉमी सैनिकों ने लूट लिया। ये टॉमी सैनिक क्या है? ये अंग्रेजी फोर्स को उस समय टॉमी सैनिक ही कहा जाता था, कि टॉमी सैनिक उनको कहा जाता था। ये अंग्रेजी फोर्स ही, तो ये अंग्रेजी सिपाहियों ने उस, लेकिन आज तो टॉमी अगर हम नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि अपने घर के कुत्ते का हम नाम ले रहे हैं। तो उस समय वो हमारे लिए उसी समान थे, क्योंकि हमारे देश में आकर बैठे हुए थे, तो उसी समान थे। तो निश्चित रूप से हम तो उसको उसी समान समझेंगे। तो जब अंग्रेजी सेना ने दुकान लूट लिया, उसके बाद भी जब ये नहीं माने, तो एक आदेश जारी हुआ कि उमाशंकर प्रसाद जहाँ दिखाई पड़े, देखते ही गोली मार दिया जाए। तो जब देखते ही गोली मार देने का आदेश हुआ, तो ये भूमिगत हो गए। गाँव में लोगों का स्नेह इनको बहुत मिलता था। जिस गाँव में ये रात बिताते थे, लोग अपने हाथों पर रखते थे, और उस गाँव में रहकर वहाँ से आंदोलन का संचालन करना बहुत बड़ा चीज़ था। ये इस तरह था कि अगर कहीं किसी को अभाव है तो वहाँ से आर्थिक मदद भी वो पहुँचवा देते थे, अपने लोगों से खबर करा कर कि यहाँ आंदोलन में कमी हो रहा है, यहाँ तो कर दो। एक छोटा सा और उदाहरण आपको बता देते हैं। 1927 या 28 में महात्मा गांधी आए थे महाराजगंज में, बापू आए थे, उनकी आम सभा हुई थी। तो बापू को, उमाशंकर बाबू को ये लगा कि उमाशंकर प्रसाद को कि आर्थिक अभाव झेल रहा है आंदोलन, कहीं कुछ मदद हो जाएगा तो देश को के हित में आएगा। तो उन्होंने चांदी का उस समय सिक्का चलता था, 1001 रुपया चांदी के सिक्के की एक थैली महात्मा गांधी को समर्पित कर दिया कि ये राष्ट्र हित में आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसको देश के हित में लगा दीजिए। तो यह उनका सोच था और यह जज्बा था कि नहीं, देश को आज़ाद होना चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे जो कुर्बानी देनी पड़े। भूमिगत हो गए, भूमिगत में भी महीनों बाहर रहे और उसी में से आंदोलन को नेतृत्व देते रहे। यहाँ पे बहुत से लोग नाम आता है, जैसे फुलेना प्रसाद हुए,
जिनको शायद अंग्रेज़ों की गोलियों का शिकार होना पड़ा। आपके दादाजी जो बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ी, कुछ और कहानियाँ अगर आपको अंग्रेज़ों की लड़ाई से जुड़ा हुआ हो तो वो भी हम जानना चाहेंगे। आप ठीक याद किए हैं, फुलेना बाबू शहीद हो गए थे यहाँ। फुलेना बाबू थे, देवशरण बाबू थे, ये लोग शहीद हो गए थे। और बगल में बंगरा गांव है, वहाँ के बहुत सारे लोग अंग्रेजी सेना से लड़ने में लगे हुए थे। देश को आज़ाद कराने में उनका भी बड़ा योगदान था। उन लोगों ने अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दिया था कि किस तरह अंग्रेज इस देश से बाहर जाएं। फुलेना बाबू यहाँ थाना जलाने के क्रम में वो आगे बढ़ते चले गए। अंग्रेजी सेना ने उनको रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तिरंगा फहरा कर रहूँगा। और यही कारण था कि उनको 16 गोली लगी थी। अंग्रेजी हुकूमत ने, यही शहीद स्मारक बगल में है जहाँ बड़ा सा उनका स्तंभ लगा हुआ है, वहाँ पर वो शहीद हो गए थे। बाद में उनकी पत्नी तारा रानी श्रीवास्तव ने भी इसका नेतृत्व किया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो यह एक जज्बा था कैलाश जी। हम आपको बता रहे हैं कि लोगों को उस समय ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन क्या है। लोगों को एक ही मकसद था कि देश आज़ादी चाहिए, चाहे इसके जान रहे आ जाए। और इसी मकसद से उमाशंकर प्रसाद भी काम करते रहे। हाँ, इस विद्यालय की स्थापना से एक चीज़ जरूर हुआ कि लोग यहाँ शिक्षित होने लगे। उस गुलामी के दौर में भी लोगों को शिक्षा मिलने लगी और उस शिक्षा के क्रम में देशभक्ति का भी एक जो पाठ था उनके मन में आने लगा। तो नया पीढ़ी जो था, जो पढ़ने आता था, जिनकी उम्र होती थी 12 बरस, 14 बरस, 15 बरस, वो भी देशभक्ति के जो धारा बह रही थी उसमें बहने लगा। आपने देखा कि अभी प्रमोद रंजन जो उनके उमाशंकर प्रसाद के पोते हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और कई अनछुए पहलुओं को जिसे हमें पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उमाशंकर प्रसाद क्या थे, किस कहाँ से आते थे, कौन थे, क्या किया उन्होंने, किस तरह अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी। तो प्रमोद रंजन ने जिस तरीके से बताया कि अंग्रेज़ों से किस तरह से उमाशंकर प्रसाद ने लोहा लिया और किस तरह से इसी महाराजगंज के सपूत फुलेना प्रसाद जब थाने का घेराव कर रहे थे और वो आगे बढ़ रहे थे तो 16 गोलियां, प्रमोद ने बताया कि 16 गोलियां उस समय उन्हें मारी गई और वो शहीद हो गए। और बगल का गांव बंगरा, जहां 27, एक छोटे से गांव में 27 लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये दर्शाता है कि इस देश की आज़ादी जहां हम आज खुली सांस ले रहे हैं, इसके लिए जो हमारे पूर्वज हैं उन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन अब भले ही हम आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए आज बैठे हुए हैं और मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन एक सवाल और है जो आज के समय में हर युवा, हर व्यक्ति जो जागरूक है वो जानना चाहता है। और हमारे साथ प्रमोद बैठे हुए हैं, पत्रकार हैं। पत्रकार का कहा जाता है कि पत्रकार जो होता है वो समाज का आईना होता है और आज समाज हमारा उस आज़ादी को किस नज़र से देखता है, कुछ ये सवाल हम प्रमोद से और करेंगे कि प्रमोद जी, भले ही आज़ादी के लिए आपके दादाजी ने और बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी और लड़ करके उस चीज़ को हासिल किया, आपको लगता है कि वाकई आज के समय में हम उस आज़ादी का महत्व समझ पा रहे हैं, या वो आज़ादी, ऐसा नहीं लगता कि आज उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं रहा? जिन लोगों ने लड़ करके अपनी जान दी, अपनी कुर्बानियाँ दी, उनको धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। चंद कुछ लोग हैं जो चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हम उन्हें याद दिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब जो नई पीढ़ी के जो राजनीति लोग हैं, राजनेता हैं, वो या और कुछ लोग हैं, अब उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं रहा। देखिए, जब इंसान अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलने लगेगा तो उसका विकास रुक जाता है। आप जिस आज़ादी का महत्व आज युवा पीढ़ी को बताना चाह रहे हैं, तो जब आपको देश से लगाव नहीं होगा, अपने मन की बात अपने मन में ही आप रखते होंगे और देश की बात नहीं सोचते होंगे, आपको राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान नहीं होगा, आपको ये नहीं लगता होगा कि भारत मेरी माँ है और इसका धरती का एक एक टुकड़ा हमारा अंश है,
और इस धरती के लिए हमें न्यौछावर हो जाना होगा। और यह जज्बा तब आएगा कैलाश जी, जब शिक्षा के माध्यम से और समाज के जो अगले लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, राजनेता हों, पदाधिकारी हों, शिक्षक हों, कोई हो, जो अगले पंक्ति में खड़े हैं और उनके पीछे युवा पीढ़ी खड़ी है, उन तक वो इस मैसेज को नहीं पहुंचाएंगे और अपने कर्मों से इस चीज़ को उनको नहीं दर्शाएंगे कि हाँ मुझे राष्ट्र से प्रेम है, इस झंडे को मैं सम्मान करता हूँ, तब तक युवा पीढ़ी जो भूलती जा रही है। जिस बात को आपने कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही याद आते हैं शहीद और स्वतंत्रता सेनानी, कोई नहीं पूछता है। तो जब तक यह जज्बा लोगों के दिल में नहीं बैठेगा कि नहीं यह देश मेरा है, यह राष्ट्रीय ध्वज मेरा है, यह भारत माँ के हम सपूत हैं, तब तक ये युवा पीढ़ी को ये संदेश नहीं पहुँचेगा और उनके हृदय में नहीं बैठेगा, तब तक ये धीरे धीरे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो भूलते चले जाएंगे। आपने देखा कि प्रमोद ने किस तरीके से अपनी बात को रखा और समझाया कि वो समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने अहम को, अपने स्वार्थ को जब तक सामने रख करके और इस तरीके से इस आज़ादी के जश्न को मनाने का प्रयास करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। हमें दिल से मनाना होगा, दिल से ये समझना होगा कि इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को समझना होगा, उस कुर्बानी को सामने रखना होगा और आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि देखो इस आज़ादी के लिए तुम्हारे दादा परदादा ने क्या क्या दुख सहे, किस तरह से अपने को न्यौछावर किया था। और जब तक ये सारी बातें जिस तरह से प्रमोद जी ने बताई हैं वो नहीं होंगी तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। हालांकि आज हम देश की आज़ादी का 15 अगस्त का जश्न मनाने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग, और लेकिन हमें वाकई अगर तिरंगे के सामने खड़ा होना है, उसे सैल्यूट करना है, तो ये सैल्यूट सिर्फ दिखावा ना हो, ये सैल्यूट बिल्कुल दिल से होना चाहिए हर भारतीय को, और तब जा कर के जय हिंद का नारा सार्थक